नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 11वीं कक्षा की कविता घर की याद। इसके कवि जो हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो कविता करने से पहले हम लोग संक्षिप्त कवि परिचय करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो जन्म है वो सन 1913 में 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। और भाषा अधिकार की अगर हम बात करें तो इनका हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत तीनों भाषाओं पर ही अधिकार था। इन्होंने शिक्षक के रूप में भी कार्य किया और फिर वे कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी की कई संस्थाओं से जुड़े रहे। और अगर इनकी कविताओं की हम बात करें तो इनकी कविताओं में सतपुड़ा, अंचल, मालवा आदि जो क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव देखने को मिलता है। इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी साहित्य व समाज सेवा के मद्देनज़र भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया था। इनका जो देहावसान था, इनकी जो मृत्यु थी, इनका देहांत 1985 ईस्वी में हुआ था। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं, इनका बिल्कुल ही सहज लेखन था और जो इनका व्यक्तित्व था वो भी काफ़ी सहज प्रवृत्ति का ही था। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम नमम आदि। और जो गीत फरोश है वो इनका पहला काव्य संकलन है। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगर हम भवानी प्रसाद जी मिश्र की काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो बताया कि सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम है। ये कविता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य कवियों में से एक हैं। और गांधीवाद में तो इनका अखंड विश्वास था और इन्होंने जो गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच एक सेतु का काम किया। इनकी जो कविता है वो हिंदी की सहज लय की कविता है और इस सहजता का, ये जो यहाँ पर कविता इन्होंने प्रस्तुत की है, का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है और इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मकता से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है और इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के करीब है। तो यहाँ पर ये जो कविता है घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र जी की, यहाँ पर मैं छोटा सा आप लोगों को एक कविता प्रवेश, कविता का सारांश बताऊंगी कि आखिर ये जो कविता है ये इसका मुख्य सार जो है वो क्या है। तो ये जो कविता है इसमें घर के मर्म को उद्घाटित कवि ने किया है। जो कवि है उसको जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के जो स्मृति संसार में, उसकी यादों में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद जो है कविता की केंद्रीय संवेदना है। और जब सावन के बादलों को देखकर, देखिए मैंने ये समय भी, अब आपको पता है कि सावन भादों का महीना प्रारंभ हो चुका, अभी जो है बरसात का सीज़न हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है। तो अक्सर जब मैं ये कविता करवाती हूँ, मैं ये समय भी थोड़ा सा वही चुनती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वातावरण में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो अब हाल फिलहाल भी जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश आ रही है। तो सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों और बहनों की याद आती है और उसकी बहन जो है वो मायके आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ और पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु प्यार करने वाली माँ की भी याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिख सकती क्योंकि अनपढ़ बताया ना कवि ने यहाँ पर। और कवि को अपने पिता की भी याद आती है जो बुढ़ापे से दूर हैं। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते भी हैं, वो मौत या शेर से नहीं डरते और उनके पिता की वाणी में जो है जोश है। आज वे गीता का पाठ करके, दंड लगाकर
जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तो अपने पांचवें बेटे को ना पाकर रो पड़े होंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ही वात्सल्य प्रेम का वर्णन कवि ने किया है। मार्मिक दृश्य उस समय का जब पिता ने जो है अपने बच्चे को नहीं देखा होगा, माँ ने उन्हें समझाया होगा। देखिए कवि कल्पना कर रहा है जब उसे अपने घर की याद आ रही है, और कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी न होने देना। उन्हें जो है मेरा संदेशा देना कि मैं जेल में जो हूँ खुश हूँ, मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश, दुखी और असमंजस में हूँ। हे सावन, तुम मेरा संदेश देकर उन्हें धैर्य बंधाना। और इस प्रकार कवि ने जो है घर की अवधारणा का चित्र इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसे अब मैं आप लोगों को प्रत्येक पद्यांश के आधार पर करवाऊंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कविता। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके में बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। तो देखिए इस काव्यांश में जो है, पहले अगर हम प्रसंग बताएं तो आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं या इसके जो रचयिता हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और यह कविता कवि ने जेल प्रवास के दौरान लिखी। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है और वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। देखिए यहाँ कवि क्या कहता है, पहले बताया था ना, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि कहता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर बारिश होती रही है, ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से घिर गए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। बरसते हुए पानी के बीच रात भर कवि की नज़रों में उसका घर घूम रहा था। उसका घर बहुत दूर है परंतु वह खुशियों का भंडार है। फिर अपने घर के बारे में बताता है, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में। घर की घर में चार भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि कहता है उसके घर में चार भाई हैं, बहन मायके में यानी पिता के घर आई हुई है, और यहाँ आकर उसे दुख ही मिला क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। कवि कहता है घर में आज सभी एकत्र होंगे, वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। उसके चार भाई व चार बहनें हैं, चारों भाई उसकी भुजाओं के समान हैं और बहनें जो हैं उसका प्यार है। और भाई भुजा के समान कर्मशील और बलिष्ठ हैं, और बहनें जो हैं उसकी वो स्नेह का भंडार है। तो देखिए यहाँ पर विशेष क्या है, इस पद्य में कवि ने सावन के महीने का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया है। और यहाँ जो शब्द है पानी गिर रहा है, उसने यमक अलंकार और आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है और प्रश्न शैली का भी सुंदर प्रयोग है। अब देखिए घर की याद आने के कारण यहाँ बिल्कुल स्वाभाविकता है। और भुजा भाई कैसे हैं उसके भाई, भुजा के समान, तो यहाँ पर उपमा व अनुप्रास अलंकार है क्योंकि भ वर्ण की आवृत्ति और भुजा भाई और भुजाओं के समान उसके भाई, तो उपमा अलंकार। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कवि ने जो यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है, संयुक्त परिवार का एक बहुत ही आदर्श उदाहरण यहाँ पर कवि ने दिया है कि उसके चार बहन भाई हैं, सब एकत्र हुए होंगे, उसके माता पिता भी साथ रहते हैं, तो ये सब। और कुल मिलाकर अगर इसको सारांश में मैं इसको बताऊं, इस पद्यांश को, तो
कवि ने यहाँ पानी गिरने के भी दो अर्थ दिए हैं। पहले अर्थ में तो यहाँ वर्षा हो रही है और दूसरे अर्थ में बरसात को देखकर कवि को घर की याद आती है और इस कारण उसकी आंखों में जो है आंसू बहने लगे हैं। बरसात के कारण कवि को अपने घर की याद आ गई, वह स्मृतियों में खो गया, वह यादों में खो गया और अकेलेपन के कारण वह दुखी है और यही कारण है कि वो भावुक होकर रोने लगा। साथ ही साथ कवि ने अपने भाइयों को भुजाओं के समान कर्मशील, जैसे हमारी भुजाएं हमेशा कर्मशील रहती हैं, कार्य करती रहती हैं, और बलिष्ठ बलवान बताया है और वो एक दूसरे के करीबी और सहयोगी हैं और उनकी जो बहनें हैं वो भी प्यार का भंडार हैं, पर अर्थात परस्पर उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम है। और सावन का महीना है तो ससुराल से जो उसकी बहन है वो अपने मायके आई है, वह सबको देखकर तो खुश होती है, लेकिन जब उसका एक भाई जेल में है तो वह जो है बिल्कुल दुख से सराबोर हो जाती है, दुख में डूब जाती है। चलिए अगला। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। देखिए यहाँ पर कविता क्या कहता है कि जब उसे अपने घर की याद आती है तब अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। इस पद्य में अपने माँ और पिता के बारे में बताता है। वो कहता है कि सावन की बरसात में जब कवि को अपने घर के सदस्यों की याद आती है तो उसे अपनी माँ की भी याद आती है। वो कहता है कि मेरी माँ बिन पढ़ी मेरी, माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। कि उसकी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किया है, वह दुखों में ही रची हुई है और उसे बहुत प्रेम करने वाली है। माँ बहुत स्नेहमयी है और उसकी गोद में सिर रखने के बाद दुख शेष नहीं रहता, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होता। देखिए ये आपको भी पता है कि माँ, कहते हैं ना, आजकल एक कहावत काफ़ी मशहूर है कि ईश्वर तो हर स्थान पर नहीं रह जा सकते थे, उपस्थित नहीं हो सकते थे। देखिए वैसे तो प्रभु हर जगह पे विद्यमान है, लेकिन शारीरिक रूप से, तो इसलिए उन्होंने धरती पर माँ को पैदा किया। ये आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है। जितनी प्रगाढ़ता हम सब की अपने माँ के साथ होती है उतनी शायद किसी और के साथ नहीं, क्योंकि एक वो माँ है जो न केवल हमें दुख सहकर पैदा करती है बल्कि जीवन भर केवल और केवल अपने बच्चों के दुख सुख के लिए ही जीती है। तो वो कहते हैं कि अगर मैंने एक बार अपनी माँ की गोद में सिर रख लिया तो उसके बाद मुझे किसी प्रकार का कोई दुख शेष नहीं रहता, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होता। कि जो माँ का स्नेह है वो तो इतना व्यापक है। ये आगे बोला ना कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वो कहते हैं माँ का स्नेह तो इतना व्यापक है कि जेल में भी जो कवि है उसको अनुभव कर रहा है। वो कहता है कि मैं जेल में भी महसूस कर सकता हूँ कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वो कहता है कि वह लिखना नहीं जानती और इस कारण जो है मुझे उसका पत्र भी नहीं मिल सकता, मेरी माँ को लिखना नहीं आता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि अपने पिताजी के संबंध में बताते हुए कि मेरे पिताजी आज भी बिल्कुल चुस्त हैं और बुढ़ापा तो उन्हें एक क्षण के लिए भी आगोश में नहीं ले पाया है, अर्थात वो आज भी बिल्कुल जवान दिखते हैं। वे आज भी दौड़ सकते हैं और खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो देखिए यहाँ पर कवि ने, झंझा होता है तूफान और लरजता माने कांपता, ठीक है, बिचके होता है डरना। तो ये कुछ एक खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है।
वो कहते हैं कि अपने पिताजी के साहसीपन का वो जिक्र यहाँ पर करते हैं। वो अपने पिता कहते हैं कि मेरे पिताजी इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं हैं, और अगर उनके सामने शेर भी आ जाए तो भी उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। कवि कहते हैं कि उनकी वाणी में ओज है, बहुत ही प्रभावशाली उनकी वाणी है, बहुत ही साहसी हैं वो। और फिर कहते हैं बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। वो कहते हैं कि उनमें बादल के समान गर्जना है। जिस प्रकार बादल गरज कर लोगों को डरा देता है, अपना प्रभाव डालता है, ठीक उसी प्रकार मेरे पिताजी भी जो है बादलों के समान ही गरजते हैं। और जब वे काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाता है। अर्थात झंझा लरजता, मैंने शब्द बताया था, झंझा यहाँ पर तूफान और लरजता माने कांपता, कि जब मेरे पिताजी काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाता है। अर्थात वे इतनी तेज़ गति से काम करते हैं। तो देखिए इस पद्य में यहाँ पर कवि ने अपनी माँ के स्वाभाविक प्रेम और पिता के साहस व जीवन शैली का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया है। फिर वो कहते हैं कि जब माँ की गोद में हम सिर रख लेते हैं तो दुख बिल्कुल भी उनके नज़दीक नहीं फटकता, मानो उनका दुख दूर हो जाता है। और पिता के वर्णन में उन्होंने वीर रस का प्रयोग किया है, और अभी भी की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार। फिर कहते हैं बोल में बादल गरजता, बादल के समान गर्जना, और काम में झंझा लरजता, तूफान के जो काम में, कि उनका जो काम है वो बिल्कुल तूफान के समान है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार, खड़ी बोली और भाषा सहज व सरल है। तो कुल मिलाकर इसकी अगर सारांश की बात करें, इसको भी अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं, तो कवि ने अपनी माँ के संबंध में बताया कि मेरी माँ तो जो है वो दुखों में रची बसी है, वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, और माँ अनपढ़ है तो इसलिए जो माँ का है वो पत्र उसे नहीं मिल सकता, वो पत्र नहीं लिख सकती। और फिर अपने पिताजी की उन्होंने विशेषताएं बताई कि बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं, वो दौड़ लगाते हैं, खुलकर हंसते हैं, और उनकी आवाज़ में जो है वो गर्जना है, कि सदैव हंसते रहते हैं, व्यायाम करते हैं। अर्थात वो एक जिंदा दिल व्यक्ति हैं जो मौत से भी नहीं घबराते। और देखा जाए तो ये सभी लक्षण जो हैं ये युवावस्था के हैं। तो अतः कवि के पिताजी पर बुढ़ापे का कोई भी असर नहीं है। इसके बाद हम अगला करेंगे पद्य। यहाँ पर पिताजी ने कहा होगा, सॉरी ये ऊपर से था, आज गीता पाठ करके, ये यहाँ जी, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो कवि है वही अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं जब उन्हें घर की याद आती है जेल में रहकर। कवि अपने पिता के संबंध में बताता है कि वे आज गीता का पाठ करके और 260 दंड बैठक लगाकर, मुगदर ये जो पहलवान लोग हाथ में एक लकड़ी का बना हुआ बहुत भारी भरकम पदार्थ होता है जिसे लोग कसरत करते समय अक्सर घुमाते हैं। तो वो कहते हैं कि गीता का पाठ किया होगा, 260 बैठक उन्होंने दंड बैठक लगाए होंगे, और मुगदर को दोनों हाथों से हिलाकर वह उनकी मूठों को मिलाकर, मूठे होते जो मुट्ठी बंद हम कर लेते हैं, और जब वे नीचे आए होंगे, पकड़ने की जो जगह होती है हमारे हाथों के बीच में, कि जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आँखों में भी जो है पानी आ गया होगा। क्यों? अपने बेटे को याद करके जो वो जेल में है, अर्थात कवि को याद करके उनकी आँखें भी जो हैं वो नम हो गई होंगी। तो देखिए जब कवि को घर की, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है, कवि कहते हैं कि ये जो बाहर पानी बरस रहा है तो इस समय जो है मुझे मेरा घर याद आ रहा है। अर्थात वो अपने आंसू बहा रहे हैं घर को याद करके।
चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। वो कहते हैं घर में चार भाई हैं, चार बहनें हैं जो सुरक्षा और प्यार में बंधे हैं, और उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को पांचवें की याद आई होगी, अर्थात कवि की। कवि कहता है कि उन्हें मेरी याद आई होगी। जब औरों को देखेंगे उन्हें एक अपना बच्चा नज़र नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने उस बच्चे की भी याद आएगी, क्योंकि माँ बाप के लिए तो सभी बच्चे एक समान होते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापार, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। वे कहते हैं कि मेरे पिताजी जो आज भी युवा दिखाई देते हैं, जिनके जिनके नज़दीक भी बुढ़ापा जो है वो नहीं आया है, तो कवि का नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। वो कवि कहते हैं कि जब उन्हें मेरी याद आई होगी तो वो रो पड़े होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर और भावुकता का वर्णन किया है कवि ने। जैसा पहले बताया कि संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण, भाषा सहजता व सरलता से बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है, सभी को आसानी से समझा जा सकता है, शांत रस का प्रयोग है। और उन्होंने यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास किया कि जो उनके पिता हैं वो गीता का पाठ करते हैं, लगातार व्यायाम करते हैं, और फलस्वरूप उनका शरीर जो है वो मजबूत बन गया है, और गीता पाठ करने के कारण जो है उनका मन साहसी हो गया है। और कवि के पिता जो है पाठ और व्यायाम करके नीचे आए होंगे, तो उन्हें अपने छोटे पुत्र भवानी की याद आई होगी, और जब वो उस समय जेल में थे तो इस वियोग के कारण उनकी आंखों में भी पानी आ गया होगा। कवि ने बताया कि उनके चार भाई चार बहनें हैं जो इकट्ठे रहते हैं, और जब भाई बहन और खड़े या खेलते देखा होगा तो उन्हें पांचवें पुत्र भवानी की याद आई होगी, और वे उसका नाम लेकर रो पड़े होंगे। अगला करते हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। तो देखिए यहाँ पर कवि ने कितने सुंदर शब्दों में अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। यहाँ वो अपने पिता के प्यार के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि वो उनका भाग्यहीन पांचवा पुत्र है, वह उनके साथ नहीं है, परंतु पिताजी को सबसे प्यारा है, कि भले ही मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं पिताजी को सबसे प्यारा हूँ। और जब भी कभी कवि के बारे में चर्चा चलती है तो वे भाव विभोर हो जाते हैं, कि उनके पिताजी जो है वो बिल्कुल ही भावुक हो जाते हैं। आज उन्हें अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लगे होंगे, जो बाकी के बेटे हैं वो उन्हें बिल्कुल तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा है। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं रहती तो हमें उसकी सबसे ज़्यादा याद आती है। तो वो कहते हैं कि मैं तो आज जेल में बैठा हूँ। तो देखिए यहाँ एक तरीके से कवि ने ये भी बताया है कि उनका पिताजी को जो है उनसे बहुत लगाव था। अगला, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। देखिए यहाँ पर माँ ने जो है, जब माँ ने पिताजी को भावुक देखा होगा तो उन्हें समझाने का प्रयास किया होगा, और ऐसा करते समय उसके मन में भी दुख तो बहुत होगा, लेकिन वो क्या कहती है कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, वह तो आपके दिखाए मार्ग पर ही चला है और इसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है। यह ठीक है। अब देखिए कोई जो कवि थे वो जेल में किसी गलत कार्य करने से नहीं थे, बल्कि वो भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही जेल में थे। तो वो कहते हैं कि वो तुम्हारे रास्ते पर ही चल रहा है और उसने यही अपना उद्देश्य बना लिया है, वह बिल्कुल ठीक है, और यही जो है तुम्हारी परंपरा है। वो क्या कहते हैं, पाँव जो पीछे हटाता
कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। वो क्या कहते हैं कि यह तुम्हारी ही परंपरा है, यदि वह आगे बढ़कर वापस आता तो यह मेरे लिए मातृत्व के लिए लज्जा की बात होती। वो कहते कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने जो आज एक कदम बढ़ा लिया लेकिन वो फिर वापस लौट आया तो शायद ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होती। आज वो देश के लिए जेल में गया है, अतः तुम्हें अधिक कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से रोगे तो बाकी के बच्चे भी तुम्हें देखकर रोने लगेंगे। तो यहाँ पर माँ ने जो है धैर्य बंधाने का प्रयास किया है उसके पिता का, जिसका बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है और बिल्कुल वो चित्र मानो हमारी आंखों के सामने खींच जाता हो। और लीक पर चलना, पाँव पीछे हटाना, कोख लजाना, कच्चा होना आदि मुहावरों का भी कवि ने प्रयोग किया है। तो इस पूरे पद्यांश की हम बात करें तो मतलब माँ ने जो है उसके पिता को समझाने का प्रयास किया कि आप आंखें नम मत करो, बेटा जेल में ठीक है और वो आज़ादी की लड़ाई में कूदा है और तुम्हारी परंपरा का जो है निर्वाह कर रहा है, इसलिए दुख जताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो भवानी के पिता थे वो देशभक्त थे और वो भी ब्रिटिश सत्ता को ख़त्म करना चाहते थे और इसी भाव को समझकर भवानी ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। फिर माँ कहती है कि वो देश के सम्मान और रक्षा के काम करने से अगर अपने कदम पीछे हटा लेता है तो मेरी कोख है वो भी लजा जाती। तो कि आपके आदर्शों पर चलकर वो जेल गया है और अंग्रेज़ी शासन का विरोध करते हुए जेल गया है और यह आपकी ही तो परंपरा है। अब आगे चलेंगे हम। पिताजी ने कहा होगा, ये देखिए यहाँ पर पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो कवि ने क्या बात कही है कि माँ की बातें सुनकर जो पिताजी ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ और न ही धैर्य खो रहा हूँ, यह बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा मन में समेट ली होगी। और कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम चाहे बरसते रहो लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसें। वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी न हो, वह तो मज़े में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ, वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है यहाँ पर जो कवि है, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है और मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं जो है तो मुझे बिल्कुल, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है कि मैं अपने परिवार से अलग हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं किसी नरक में हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी उन्होंने फिर से पिताजी की भावुकता का वर्णन किया है, खड़ी बोली है और उसने कहा कि मैं माँ की बात पर जो है पिताजी ने पहले ये कहा कि मैं रो नहीं रहा, धैर्य भी नहीं खो रहा और अपनी व्यथा को छिपाने का उन्होंने प्रयास किया। और भवानी भी कहते हैं कि मेरा जीवन तो अब बिल्कुल रसहीन है क्योंकि मैं घर से दूर हूँ और खुद को जो है अकेला महसूस कर रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि सावन से कहता है
कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में न बताना। तुम उन्हें धैर्य देते हुए ये कहना कि जेल में भी मैं पढ़ रहा हूँ और साहित्य लिख रहा हूँ। वह यहाँ काम करता है तथा परिवार देश का नाम रोशन कर रहा है और उसे अनेक लोग चाहते हैं। उनसे कहना कि शोक करने की बात कोई भी नहीं है, मैं यहाँ आराम से अपना जीवन अपना समय बिता रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। वो कहते हैं उन्हें यह भी बता देना कि मैं यहाँ सुखी हूँ, मैं यहाँ सूत काटने में व्यस्त हूँ। बताया ना कि वो गांधीवादी थे। और मेरा वज़न भी 70 सेर है, 70 किलो के आसपास जो है मेरा वज़न है, और मैं ढेर सारा भोजन भी करता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। मैं खेलता कूदता हूँ और दुख को अपने नज़दीक आने नहीं देता। ये कहते हैं कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। वो कहते हैं कि मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता कूदता हूँ, और दुख को तो अपने नज़दीक भी नहीं आने देता। मैं यहाँ मस्त रहता हूँ, परंतु उन्हें यह न कहना कि मैं डूबते सूरज जैसा निस्तेज हो गया हूँ। अर्थात जिस प्रकार सूर्य डूबते हुए उसकी जो है रोशनी हल्की पड़ जाती है, तो तुम उनसे बिल्कुल भी ये मत कहना कि मैं भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा हूँ। अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं कमज़ोर भी हूँ, लेकिन मेरे माता पिता को ये कहना कि वो अपने 5वें बेटे के बारे में चिंतित ना हों, और मेरे माता पिता को जेल में मिलने वाली मानसिक यातनाओं के बारे में मत बताना। अर्थात कवि जो है जेल की मानसिक यातनाओं को अपने माता पिता से छिपाना चाहता है, और इस प्रकार कवि जो है अपने पुत्र धर्म का निर्वाह कर रहा है। हाय रे ऐसा न कहना, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देख ना कुछ सब न बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5वें को वे न तरसें। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहता है, सावन को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई मत बताना, उन्हें यह मत बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ और आम आदमी से जो है दूर भागता हूँ और मैं चुपचाप रहता हूँ। यह भी मत बताना कि चिंता में डूबकर मैं खुद को भूल जाता हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा चिंता है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मानसिक यातनाएं मुझे झेलनी पड़ रही हैं, और तुम जो है सावधानी से बातें करना, उन्हें कोई शक न होने देना कि मैं दुखी हूँ। तो देखिए यहाँ पर कवि जो है सावन के माध्यम से बातें कर रहा है, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। उन्हें कोई शक मत होने देना कि मैं दुखी हूँ। तो वो क्या कहते हैं, हे सावन तुम पुण्य कार्य में लीन हो। अर्थात कहते हैं ना कि जब सावन बरसता है तो धरती जो है वो प्रसन्न हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। ना जाने कितने समय से प्यासी धरती की जो है प्यास बुझाने का काम सावन करता है। तो कहते हैं हे सावन तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम खुद बरसकर धरती को प्रसन्न करो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहने देना, उन्हें मेरी याद न आने देना। तो देखिए यहाँ कवि ने सावन से आग्रह किया है कि उसके माता पिता और उसके बहन भाइयों को उनकी वास्तविकता के बारे में न बताए, ताकि वे अपने पुत्र की दशा से दुखी न हो जाएं। कवि निराश है, वह रात भर जागता रहता है। निराशा के कारण वह आदमी के संपर्क से भी दूर भागता है, वह चुप रहता है और खुद की भी पहचान भूल चुका है। लेकिन वो नहीं चाहता कि सावन जो है वो यहाँ पर कवि जो है सावन को संदेश देने वाला संदेश वाहक बनाकर अपने माता पिता तक संदेश भेजना चाहता है, और वो चेतावनी भी देता है कि उसके परिजनों के सामने
फिजूल में न बोले तथा कवि के बारे में सही तरीके से बताए ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक न हो। धन्यवाद।